अफसर जज ना बने भाई साहब, अधिकारी जो है वो फैसला ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में 1 घंटा मेरी कोशिश रहती है देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या बड़ी खबर है वो आपकी भाषा में विस्तार से बताऊं। आज देश के कई राज्यों में वोटिंग हुई है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वोट डाले गए हैं। एक एक खबर बताएंगे, किस किस को तनाव हो गया है इस उपचुनाव से, ये भी दिखाएंगे। तो चलिए अब बता देता हूं कि शुरुआत किस खबर से करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर बनाना सपना होता है, एक आम आदमी की जिंदगी भर की कमाई होती है। इस पर बुलडोजर चलाना ठीक बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है और बिना नोटिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, बने रहिएगा। दूसरी खबर बात चुनाव की होगी। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। वोटिंग परसेंटेज कम है। क्या मायने हैं, क्यों कम हुआ है और कौन खुश है, मतदान के बाद कौन दुखी है, ये जानना हो तो जुड़े रहिएगा, सब कुछ विस्तार से बता देंगे। तीसरी खबर में आपको शिवपुर के विवादित विधायक बाबू जंडेल की तस्वीर दिखाऊंगा। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने इस बार कुर्ता फाड़ लिया है। गजब हाल है भाई, अभी 1 महीने पहले ही अपने एक बयान की वजह से वायरल हुए और अब कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ में बन गया विधायक बाबू वाली कहानी यहां लागू हो रही है। चौथी खबर में आपको इंदौर की 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। इन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि आखिर इंदौर सफाई में नंबर 1 क्यों है। अगर इंदौर में कोई सरेआम थूकता है तो पानी से धोना पड़ता है। जुड़े रहिएगा, अच्छा है, सीखेंगे कम से कम। 5वीं खबर छत्तीसगढ़ की दिखाएंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में जनजातियों का गजब सम्मान हो रहा है, गजब सम्मान हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में जनजातियों के सम्मान में बड़ा कार्यक्रम हुआ है। विस्तार से तस्वीरें दिखाएंगे। छठी खबर में बात करेंगे धान खरीदी की। तैयार हो जाइए भाई, अगर आप किसान हैं, धान बोते हैं, उगाते हैं और बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने वाली है। 25 लाख से ज्यादा किसान 2.5 महीने में धान बेचने वाले हैं। कितने? 25 लाख। तैयारी कैसी है देखना चाहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। और आखिर में आपको महिला उत्पीड़न की 2 खबर बताएंगे। महिलाओं को परेशान मत करिए, सम्मान करिए उनका। क्यों कह रहा हूं ऐसा, 2 कहानी आई है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन चलिए फिलहाल अभी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 8 से 9 खबरों का फुल डोज आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं। पहली खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। पहली खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। घर बनाना सपना होता है, इस पर बुलडोजर मत चलाना। और पीछे सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर दिखाई दे रही है और इस तरफ आपको बुलडोजर दिखाई दे रहा है। क्या कनेक्शन है और क्या फैसला हुआ है, ये जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा। और फिर कह रहा हूं, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इस ख्वाब में हर कोई, ये हर किसी का ख्वाब होता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि ये घर का सपना कभी ना छूटे। ये लाइन जस्टिस BR गवई ने बुलडोजर एक्शन पर दिए अपने जजमेंट में लिखा है। सोचिए, एक जज ऐसा कह रहे हैं, अब समझ जाइए सब बात। किसी का घर छीन लेना बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 2 टूक फैसला दे दिया। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और साफ साफ कह दिया है कि अफसर जज ना बने, अधिकारी ये तय ना करें कि कौन दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को कानून का उल्लंघन बताया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है विस्तार से बता देता हूं, अपनी स्क्रीन टीवी की देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी खुद जज बनकर फैसला नहीं कर सकते, कौन दोषी है ये तय नहीं कर सकते। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए भाई साहब। घर एक सपने की तरह होता है, किसी का घर उसकी अंतिम
सुरक्षा होती है। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। किसी भी आरोपी का घर नहीं गिरा सकते। क्या है पूरा फैसला? वकील को भी सुन लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। वैसे तो मैं आपको सब कुछ इतने विस्तार से बताता हूं कि आपको हर चीज कंठस्थ हो जाए, यानी याद हो जाए। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील को सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट, उसे कंपाउंड किया जाएगा। अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे, जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। अगर अधिकारी, स्क्रीन एक बार फिर से देखिए, अपनी आपकी स्क्रीन देखिए। अगर अधिकारी बुलडोजर एक्शन लेते हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया भी बताई है, वो भी जान लीजिए। घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। साथ ही घर गिराने की वजह भी परिवार को बताना होगा। परिवार को पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। आरोपी है इसलिए घर नहीं गिरा सकते, सिर्फ अवैध निर्माण ही गिराए जाएंगे। बुलडोजर एक्शन को लेकर पहले ही विपक्ष बीजेपी पर सवाल उठाती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति फिर से शुरू हो गई है। अब आपने ये सब कुछ देख लिया, नेताओं को भी सुन लीजिए। उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर की जय, इन प्रवृत्तियों पे अब विराम लगे। बुलडोजर के नाम पे दादागिरी चल रही थी, वैसे भी गैर कानूनी थी। निश्चित रूप से इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जो योगी का जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा। आशा करते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता इससे कुछ सीखेंगे। न्यायपालिका इसी तरह लोगों के संरक्षण दे। सुप्रीम कोर्ट जब कोई निर्णय सुनाता है तो ये सरकार को समझना चाहिए कि आप फेल्यूर हो। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने वाला फैसला आया है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी समझ लीजिए। इसी साल 22 अगस्त को जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जमीयत उलेमाए हिंद ने अपनी अर्जी में यह आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश में बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया गया था, जिसको लेकर 2 सितंबर से सुनवाई शुरू हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। जमीयत उलेमा ये हिंद का क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, वो भी सुन लीजिए। सुनाइए जरा। हम ये समझते हैं कि बेसहारों के लिए सहारा कोर्ट के सिवा कोई और चीज नहीं है और कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला उनके लिए बहुत बड़ा जिंदगी गुजारने का एक सहारा होगा। गवर्नमेंट को उस कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि कोर्ट ही में जाना चाहिए। कोर्ट अगर कह दे कि हाँ ये सही है, हमें क्या उसके अंदर हो। जमीयत ए उलेमा हिंद ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और इधर 22 अगस्त को ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव करने के आरोपी हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर चलाया गया। चंद सेकंड में देखते ही देखते करोड़ों की चमचमाती बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इस बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश में हुई। पूरे देश के सियासत में छतरपुर के बुलडोजर एक्शन की गूंज सुनाई दे रही थी। इस पर चर्चा हो रही थी। 22 अगस्त को मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक आरोपियों के ठिकाने बुलडोजर से ध्वस्त किए गए।
अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। 3 जेसीबी और 1 पोकलेन मशीन से 5 घंटे में 2 मंजिला बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। करीब 3 करोड़ का कॉम्प्लेक्स 4000 स्क्वायर फीट में बना था, जो देखते ही देखते जमींदोज हो गया। इस एक्शन को लेकर भी देश भर में जमकर राजनीति हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है, तो विस्तार न्यूज ने आम लोगों से भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जनता की क्या राय है? आपको कोर्ट का सुना दिया, वकील का सुना दिया, राजनीतिक दलों को सुना दिया, लेकिन आम जनता क्या कह रही है, ये भी तो सुनाना जरूरी है। सुनाइए जरा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, सुनाइए। भारत में न्याय प्रणाली होता है, उसके फैसला को हम सदैव स्वागत करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अब निकला है तो सही है। अब जो निकला अब देखते हैं क्या होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है बुलडोजर नीति पर, उससे ये साबित होता है कि ये देश संविधान से चलेगा। सरकार का काम है दोषी को जो है न्यायालय के हवाले करना, न्यायालय दोष सिद्ध करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कानून चलना चाहिए, ना कि बाबा का बुलडोजर। कोर्ट का आदेश है, उसका पालन अफसर करेंगे। ये कोर्ट का आदेश का हम सम्मान करते हैं। 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, क्राइम एक करता है तो सजा सबको क्यों मिलेगी? जल्दी तुरंत बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। कोर्ट का फैसला सही है, ये काम जस्टिस का है, इसको जस्टिस करेंगे। सही है, नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। बुलडोजर चलाना तो सही बात नहीं है। और अब सीधे मुद्दे की बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया है। 15 दिन का नोटिस दीजिए और फिर कार्रवाई कीजिए। इस खबर पर मुझे कहां जाना होगा? मुझे जाना होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ। और आदर्श इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ेगा क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही बुलडोजर चला है। हाँ, ये बात सही है कि बुलडोजर एक्शन का जनक उत्तर प्रदेश रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चला, छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर चला। और आश्चर्य की बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार में भी बुलडोजर चला। लेकिन राजनीति जो हो रही है उसके केंद्र बिंदु पर उत्तर प्रदेश का एक्शन है। आदर्श, किस तरह से इसको देखना चाहिए? बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, और सबसे मज़े की बात यह है कि ये पूरी जो सुनवाई हुई थी और पूरा जो फैसला आया है वो दिल्ली उत्तरी नगर निगम और जमीयत उलमाए हिंद के ऊपर आया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस पर कई सालों में पहली बार सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। सरकार के अधिकारी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है, वो पहले 2 लाइन की मैं पढ़कर सुना देता हूँ। उसमें खासतौर पर कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त ही होती है कि कानून का राज हो। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा, फैसले से माफिया प्रवृत्ति कम होगी, कानून पर सबका राज होगा। और इसके बाद आखिरी लाइन लिखी गई है कि यद्यपि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। यानी साफ तौर पर कहीं न कहीं उन्हें भी पता था कि जो पूरा इशारा जो हो रहा है, या यूँ कहें कि जो पूरा फैसला आया है, उस पर सबसे बड़ा असर जो होगा उत्तर प्रदेश में होगा। और इसी वजह से सरकार ने अपनी तरफ से इस बात पर सफाई पेश की है। निश्चित तौर पर इस पर राजनीति हो रही है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता बल्कि बीजेपी यानी एनडीए के घटक दल के जो दूसरे पार्टियों के नेता हैं वो भी कम से कम ये चाहते थे कि इस तरह के एक्शन बंद हो। हालांकि जनता की अलग अलग राय है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सरकार को डिफेंसिव मोड में आना पड़ा है ज्ञानेंद्र जी इस पूरे मसले पर। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका लखनऊ से ताजा अपडेट 8 बजे बताने के लिए आदर्श, बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? एमपी सीजी में उपचुनाव खत्म, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव कहीं भी हो, देश में हो या एक सीट में, चर्चा उसकी जरूर होती है। क्यों? क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है। आम जनता सरकार बनाती है और आम जनता सत्ता से लोगों को उठाकर नीचे बैठाती है। इसलिए झारखंड में पहले फेज की वोटिंग हो गई है, बताना जरूरी है। वायनाड में भी वोटिंग खत्म हो गई है, आपको जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए भी वोट डाल दिए गए हैं, ये भी आपको बताना समझाना जरूरी है। वोटिंग के साथ ही मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक चुनाव का शोर थम गया है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा के भी आज वोट डाले गए हैं। तीनों ही सीटों पर हार जीत का फैसला 23 नवंबर को होना है। लेकिन जीत किसी की भी हो, सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, करना भी चाहिए।
एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक आज राजनीति की जो तस्वीर आई है उस पर पहले आपको ये रिपोर्ट देख लेना चाहिए। सभी तस्वीरों का विश्लेषण है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या दिखा रहा है, कहां क्या चल रहा है, उससे संबंधित एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। चुनाव में आने से पहले ही काफी काम करा लिए। जनता ने हमको भरपूर मतदान किया, हमें भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। 240 पर जाकर भारतीय जनता पार्टी टिकी है। इस दक्षिण विधानसभा में नए विकास के आयाम गढ़ेंगे। तो मुझे लगता है वो जनता बदलाव करेगी। सबसे पहले बात बुधनी उपचुनाव की कर लेते हैं। बुधनी सीट पर कुल 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन यहां आमने सामने का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीजेपी के रमाकांत भार्गव और कांग्रेस से राजकुमार पटेल मैदान में हैं। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर कांग्रेस से नाराज होकर अर्जुन आर्य समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कई निर्दलीय भी बुधनी में चुनावी मैदान में हैं। आज वोटिंग हो गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। उम्मीदवार तो एक प्रतीक होता है। हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गए थे, हमें भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। देश की जनता ने अभी हाल ही में वोट किया है। मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का नारा था विकास के ऊपर, अब की बार 400 पार, 240 पर जाकर भारतीय जनता पार्टी टिकी है। तो विकास की बातें अलग हैं, गारंटी की बात अलग है। आप दोनों को शुभकामनाएं। जीत किसी की भी हो, 23 नवंबर को अपडेट बताएंगे, लेकिन हाँ, शुभकामनाएं दोनों को देंगे। अब बात विजयपुर उपचुनाव की कर लेते हैं। यहां भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। दोनों ही पार्टियों ने यहां जमकर प्रचार किया है। बीजेपी ने यहां से रामनिवास रावत पर दांव लगाया है। बीजेपी ने लगाया है, एक सेकंड रुक जाइए, बीजेपी ने लगाया है, ठीक सुन रहे हैं। कांग्रेस के पहले थे, अब बीजेपी के हैं। और कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा चुनावी मैदान में है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर भरोसा जता रहे हैं। जताना भी चाहिए। कौन कहेगा कि हम हार सकते हैं, इसलिए सुन लीजिए उनका भरोसा। और हाँ, लोकसभा में विस्तार न्यूज ने पहले ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया था कि बुधनी, रायपुर दक्षिण और विजयपुर का माहौल क्या है। लेकिन पहले प्रत्याशियों को सुनिए। मतदान किया है। मतदान मैं अपने देवतुल्य मतदाताओं से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके मुझे आशीर्वाद दें। चुनाव हो रहा है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव में आने से पहले ही काफी काम करा लिए। कई जगह फर्जी मतदान उनके द्वारा करवाया गया है, लेकिन हमको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ने हमको भरपूर मतदान किया है। पर कांग्रेस पार्टी यहाँ 1000 वोटों से चुनाव जीत गई है। विजयपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन आज विजयपुर में वोटिंग डे बवाल वाला दिन बन गया। जाटव समाज के लोगों पर रावत समाज के लोगों ने पथराव कर दिया। जमकर लाठी डंडे चले भाई साहब, जमकर लाठी डंडे। बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए दोनों पक्षों में खूब लड़ाई झगड़े हुए, झड़प हुई। इसके साथ रावत समाज पर फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाते हुए आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतर आए। विजयपुर में बढ़ती हिंसक घटनाओं को देखकर बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा बॉर्डर पर तैनात हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को शिवपुर में प्रवेश करने से पुलिस ने रोक दिया है। इस पर कांग्रेसियों ने क्या किया होगा, हंगामा ही किया होगा, इसलिए हंगामा किया। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी शिवपुर सीमा पर पुलिस ने रोका है। वीडी शर्मा भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही बैठ गए हैं। बताइए, सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सड़क पर बैठे हैं, और उधर जीतू पटवारी हो हल्ला कर रहे हैं। दिन भर चले विवाद पर यह रिपोर्ट भी देखना जरूरी है, इसलिए पहले रिपोर्ट देखिए। वोट मांगने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, और उनके लोग डाकुओं से आदिवासियों को गोलियां चलवाते हैं। एक एक बूथ पर कार्यकर्ता तैयार है इनके गुंडीज्म को जवाब देने के लिए। इनको किसी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं।
रिपोर्ट आपको क्यों दिखाते हैं पता है? ताकि आप अंदाजा लगा लें। मैं तो बता देता हूं, सुनने में आपको ठीक ठाक लगता होगा, तथ्य भी बता देता हूं, लेकिन जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो ये भी समझ जाते हैं हाँ भाई ये तो धरने बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं ईंट से ईंट बजा देंगे। खूब बवाल हुआ है, थोड़ा मोड़ा नहीं। लेकिन सीधे मुद्दे की बात यही है कि विजयपुर और बुधनी में वोटिंग खत्म हो गई है। इसलिए वोटिंग खत्म होने के बाद जो हम आपको एक विश्लेषण सुनाते हैं बहुत शानदार सा, उसके लिए मुझे भोपाल जाना पड़ेगा और श्याम सिंह तोमर इंतजार कर रहे हैं मुस्कुराते हुए। श्याम जी, बवाल बहुत हुआ है, भले ही दो सीट में ही चुनाव हुआ है, लेकिन बताइए सियासत और राजनीति इसी को कहा जाता है कि दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अपने शब्दों से बता दीजिए। विस्तार न्यूज के दर्शकों, आप सब कुछ श्याम जी के नजरों से समझ लीजिए। श्याम जी। देखिए, आज लोकतंत्र का उत्सव था और इसमें जीते चाहे जो भी, लेकिन जीत जनता की होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि आज जमकर बवाल काटा गया है, तो वो बिल्कुल दोनों हाई प्रोफाइल सीट थी। बुधनी की भी उतनी ही चर्चा होनी थी जितनी जो है विजयपुर की, लेकिन विजयपुर की ज़्यादा चर्चा हुई क्योंकि वहाँ लगातार हंगामा चला। आपको एक बात और स्पष्ट कर दूँ, कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर खुद चुनाव आयोग हो, कोशिश ये करते हुए दिखाई दिए कि देखिए हम क्रिस्टल क्लियर हैं, हम बिल्कुल साफ हैं, हमारा दामन साफ है और हमारे ऊपर आयोग, कांग्रेस भी आरोप लगा रही थी कि आयोग ठीक नहीं कर रहा है। बीजेपी ने भी वही कोशिश की कि आयोग देखिए यहाँ गुंडई चल रही है, गुंडिज्म चल रहा है और आयोग क्या कर रहा है। तो लगातार ये भी हमने देखा, लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र का उत्सव था और इस उत्सव में जनता ने अपना समर्थन किसको दिया है ये 23 को पता चलेगा। लेकिन लोकतंत्र में ये तस्वीर कहीं ना कहीं स्वच्छता की भी है कि जनता अपने मताधिकार का उपयोग कर पा रही है और अपना जनप्रतिनिधि। ठीक है श्याम जी, आज नेटवर्क की कोई दिक्कत है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जो आपने बता दिया है बहुत हद तक तस्वीरें साफ कर दी है। चलिए अब बात रायपुर दक्षिण उपचुनाव की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र विधानसभा सीट रायपुर दक्षिण के लिए भी वोटिंग खत्म हो गई है, यानी वोट डाले जा चुके हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जनता ने कोई खास उत्साह तो नहीं ही दिखाया है। क्यों बोल रहा हूं आपको पता है? लेकिन जितना भी दिखाया है, अब प्रत्याशियों की उतनी ही किस्मत थी और किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी सदर बाजार के पोलिंग बूथ पर परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे, तो कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने पंडित सुंदरराज शर्मा स्कूल में वोट डाला है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। सुन लीजिए। अच्छा दिन जाएगा, लोगों का खूब आशीर्वाद मिला है, खूब प्यार मिला है और भाई बहनों का। बृजमोहन अग्रवाल जी हम सब मिलकर जो है इस दक्षिण विधानसभा में नए विकास के आयाम गढ़ेंगे। जो रायपुर दक्षिण के चुनाव को प्रभावित करते हैं और जनता जो है जहां 40 साल से भाजपा की सरकार विधायक यहाँ पर वहाँ पर समस्याएं ऐसी है, तो मुझे लगता है वो जनता बदलाव करेगी। क्या माहौल है अभी जानना चाहते हैं? अभी कौन क्या कर रहा है, अभी कौन रैली निकाल रहा है और सुनिए कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और क्यों चिंता की लकीरें हैं, किस पार्टी में हैं, इशारा ही देंगे। मृगेन जी, भेद ज्यादा नहीं खोलना है, नतीजे आए नहीं हैं। आप कई बार जो है बहुत करारा शॉट मार देते हैं, इसलिए बताइए किन किन लोगों से बात हुई, अंदरूनी इशारे करिएगा, अंदरूनी कुछ खुलकर मत बताइएगा ताकि आपके पास फोन आए। मृगेन भाई जो नहीं बताए हो वो तो बता दो, बताइए। देखिए, अभी रायपुर दक्षिण में 50 से 51% मतदान की बात आ रही है। हालांकि फाइनल फिगर जो है वो आने में थोड़ा समय लग रहा है। तो पिछले चुनाव में 60% वोटिंग हुई थी, तो कुल मिलाकर 9 से 10% की वोटिंग कम हुई है। और कम वोटिंग का मायने आमतौर पर लोग निकालते हैं कि सत्ता विरोधी लहर है। लेकिन जब यहाँ उपचुनाव हो रहा है, केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है, ऐसे में ये मानना थोड़ा आश्चर्य वाली बात होगी कि ये सत्ता विरोधी लहर के कारण वोट कम पड़े। जिन इलाकों में वोट कम पड़े हैं वो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं और मजदूर बस्तियां हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि कहाँ जश्न है, तो अभी कुछ देर बाद बृजमोहन अग्रवाल जो वहाँ से विधायक होते थे, अभी सांसद हैं, वो भाजपा के कार्यालय में जाएंगे और वहाँ जश्न होगा, आतिशबाजी होगी। कुल मिलाकर बीजेपी आश्वस्त है
कि उनकी जीत हो रही है। वहीं कांग्रेस खेमा भी आकाश शर्मा सभी को धन्यवाद कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। खास तौर पे वो शाम के समय ब्राह्मणपारा और उस इलाके में घूमकर ले रहे थे। तो कुल मिलाकर जो माहौल है वो काफ़ी टफ है, कांटे की टक्कर का है। हाँ, ये माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और उसके अनुशासित वोटर हैं, इस लिहाज से भाजपा को अब माना जा रहा है। जी, माना जा रहा है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अब अगली खबर की ओर जाना पड़ेगा। फिलहाल आपको शुक्रिया कहना पड़ेगा, बहुत धन्यवाद मृगेन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है देख लीजिए। कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़, अरे वाह, यही फट गया है कुर्ता वीडियो में ही। मैं विधायक बाबू, एक सेकंड इस तस्वीर को देखते जाइए। अभी ये देखिए विधायक हैं, कुछ देर तक पहले तस्वीर देखते जाइए, मैं चुप हो जाता हूं, मौन। तस्वीर देखते जाइए आप। हैं, देख रहे हैं, देखिए जरा, विधायक हैं ये। नहीं, जब ऐसी विधायकों की तस्वीर आए तो दिखाना चाहिए कि नहीं कुछ देर तक, मतलब कुछ नहीं करना है, केवल तस्वीर देखना है। देखिए, बहुत हष्ट पुष्ट भी नहीं है कि मार देंगे, मतलब देखिए आप, मतलब और पुलिस वाले भी हैं, ये भी पता है कि पकड़ लेंगे, तब भी करना क्या है। देखिए, ये ले, देखिए, बस भाई साहब, बस 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 बस, गुस्सा काबू में रखिए बाबूजी। चलिए, 17 अक्टूबर को शिवपुर के विधायक बाबू जंडेल से बात किया था। एक वीडियो वायरल हुआ था। विधायक जी का तो सुर्खियों में आ गए थे, भगवान शंकर को लेकर विवादित बयान दिया था। विस्तार न्यूज ने सोचा विधायक जी से बात की जाए। बात हुई भी, विधायक जी गर्म भी हुए, कई आरोप भी लगाए, लेकिन 1 महीने भी नहीं हुए विधायक जी फिर से चर्चा में आ गए। इस बार विधायक बाबू जंडेल कुर्ता फाड़ कर चर्चा में आए हैं। बाबू जंडेल के चर्चित वीडियो पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात विस्तार से करूंगा। लेकिन हाँ, रुकिए, समझिए, रिपोर्ट देखिए। गोली मारो, मेरे गोली मार दो, तुमने दम हो, तुमने दम हो। कपड़ा क्या होता है मेरे भाइयों पे, कपड़े भी नहीं है। मैं दुखी हूँ, शराब तो सरकार ने पी रखी है, कपड़ा नहीं मिलेगा मेरे क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि विधायक जी ने पहली बार कुर्ता फाड़ा है, पहले भी कुर्ता फाड़ चुके हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 12 नवंबर की है, जब रात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए विधायक जी ने कुर्ता फाड़ दिया है। वहीं दूसरी तस्वीर 10 अगस्त 2021 की है। विधायक जी ने विधानसभा में कुर्ता फाड़ा था। उस समय विधायक जी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकारी मदद न मिलने का विरोध कर रहे थे। विधानसभा में पत्रकारों के सामने ही विधायक जी ने कुर्ता फाड़ डाला था। इसका विश्लेषण मैं व्यक्तिगत तौर पर करूंगा, खबर पूरी हो जाए। उस समय का वीडियो भी देख लीजिए, सुनाइए भाई। कपड़ा क्या होता है मेरे भाइयों पे, कपड़े भी नहीं है। मैं दुखी हूँ, शराब तो सरकार ने पी रखी है, कपड़ा नहीं मिलेगा मेरे क्षेत्र में। कपड़ा क्या होता है मेरे भाइयों पे, कपड़े भी नहीं है। मैं दुखी हूँ, शराब तो सरकार ने पी रखी है, कपड़ा नहीं मिलेगा मेरे क्षेत्र में। विधायक जी काहे गरमा के कुर्ता फाड़ ले रहे हैं, यही वजह है कि विधायक बाबू जंडेल को कुर्ता फाड़ विधायक कहा जा रहा है। इस बार विधायक बाबू जंडेल ने कुर्ता क्यों फाड़ा है, बड़ा यक्ष प्रश्न है। कुर्ता फाड़ने की वजह क्या है, एक बार आपको विस्तार से बता देता हूं, देख लीजिए। दरअसल 12 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मामले में प्रशासन ने 15 नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया। इनमें पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार भी शामिल थे। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इसी दौरान जेल परिसर के बाहर विधायक बाबू जंडेल ने फिर कुर्ता फाड़ दिया। कुर्ता फाड़ने पे कैसे नियंत्रण में रखूं खुद को, क्योंकि ये तरीका ही ऐसा है। विधायक जी का ये कोई पहला विवाद नहीं है। विधायक जी और विवादों का पुराना रिश्ता है, या यूं कहें कि विधायक जी जब भी कुछ करते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं, चर्चा शुरू हो ही जाती है। तो जान लीजिए कि विधायक जी ने जो भी किया है वो कैसे चर्चा का विषय बन गया। ये भी देख लीजिए आप स्क्रीन पर, विस्तार से बता देता हूं। 18 अक्टूबर को बाबू जंडेल ने भगवान शंकर पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद विधायक जी ने विस्तार न्यूज पर माफी भी मांगी थी।
विस्तार न्यूज ने सवाल किया था, कहा था कि गलत है, तब माफी मांग ली थी। 16 अक्टूबर को बोला कि अगर कांग्रेस विजयपुर का उपचुनाव नहीं जीती तो मुंह काला करा लूंगा। भाई नतीजे आने तक देखते हैं। 21 अगस्त को बाबू जंडेल ने बंदरों के साथ रक्षाबंधन मनाया। 8 सितंबर 2023 को सांप की माला पहनकर अपना जन्मदिन मनाया। 18 अगस्त, वैसे आइडिया गड़बड़ नहीं है, 15 नवंबर को मेरा भी जन्मदिन है। अगर मैं मान लीजिए मैं भी सांप का माला पहन लूं, ठीक है जंडेल साहब, करना नहीं चाहिए ऐसा। 18 अगस्त 2023 को विधायक जी की गधे पर बैठने की इच्छा हुई, जिसको उन्होंने सबसे बताया भी। पिछली बार विधायक जी की खबर दिखाई और सवाल पूछे तो विधायक जी गुस्सा गए। विधायक जी को गुस्सा बहुत आ रहा है, देखिए कुर्ता फाड़ ले रहे, गजब है। विधायक हैं, जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है, इसका मतलब खास आदमी है, बहुतों की पसंद है, लोगों ने भरोसा किया होगा तभी तो विधायक बनाया है। लेकिन ये मत भूलिए कि आपका आचरण संयमित होना चाहिए, समाज में स्वीकार किया जाना चाहिए, ऐसा आचरण रखिए, ऐसे कुर्ता मत फाड़िए। मैं कुर्ता फाड़ ये जो स्टोरी है, ये जब दिखा रहा था तो मुझे भी हंसी आ रही थी। इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं? जनता भी आप पर ऐसे ही हंसेगी। मैं हर खबर को उसी तरीके से बताता हूं जैसे जनता सुने, देखे, समझे और महसूस करे। अगर मैं नहीं रोक पा रहा हूं खबर पढ़ते हुए तो जनता भी अपने आप को नहीं रोक पाएगी और ऐसे में समाज में एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का मजाक बनेगा। इसलिए आपको ऐसे आचरण समाज के लिए नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है वो बता देते हैं। अगली खबर क्या है भाई? इंदौर में सरेआम मत थूकना गुरु, पानी से धोना पड़ेगा, देख लीजिए। यही सज्जन है, लगता है यही सज्जन है। और इंदौर से जब ऐसी खबर आती है तो मैं सोचता हूं कि आपको दिखाना और बताना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इंदौर बहुत बड़ा संदेश देता है सफाई के मामले में। और ये संदेश क्या होता है? इससे दूसरे शहर इससे सीख लेते हैं, और सीख नहीं भी लेते हैं तो कम से कम शर्मिंदा होते हैं। सफाई में नंबर 1 इंदौर से शानदार तस्वीर सामने आई है। इंदौर की सड़कों पर थूकना सख्त मना है, यानी कि इंदौर में कोई थूक नहीं सकता खुलेआम सड़कों पर। और अगर कोई इंदौर में थूकते हुए पकड़ा गया तो जेब से पैसा देना होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। समझ गए आप? ये 2 तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से पता चलता है कि क्यों इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में लगातार 7वीं बार नंबर 1 का खिताब जीता है। पहली तस्वीर में खुद महापौर पुष्पमित्र भार्गव सिटी बस में घूमते नजर आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने एक व्यक्ति पर कार्रवाई की। मौके पर ही उन्होंने उस पर फाइन लगवा दिया। दूसरी तस्वीर एक ड्राइवर की है जिस पर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कार्रवाई की। निगम कमिश्नर ने खुद ड्राइवर से साफ सफाई करवाई है। चलिए एक एक कर दोनों तस्वीरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं, सब कुछ आपको बता देते हैं। शुरुआत करते हैं महापौर की कार्रवाई से। महापौर पुष्पमित्र भार्गव सिटी बसों की सेवाओं का जायजा लेने निकले थे। इस दौरान इंदौर के महापौर ने एक यात्री से बस की सेवाओं के बारे में पूछा तो यात्री ने महापौर के सामने चलती बस से ही थूक दिया। महापौर ने उसे रोकने का प्रयास भी किया, जिसके बाद महापौर ने यात्री पर 500 रुपए का स्पॉट फाइन लगवाया। मतलब तत्काल दो आप। भाई साहब ये क्यों किया? अब बात करते हैं निगम कमिश्नर की कार्रवाई की। निगम आयुक्त शिवम वर्मा स्वच्छता का जायजा लेने निकले थे, तभी उनके सामने उज्जैन से ओंकारेश्वर जा रहे बस के ड्राइवर ने थूक दिया। यह देखते ही निगम आयुक्त आग बबूला हो गए। कमिश्नर साहब ने तुरंत बस रुकवाकर ड्राइवर को डांट लगाई और फिर उससे थूक साफ करवाते हुए 500 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया। सफाई में नंबर 1 इंदौर से आइए रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, इसके बाद आगे बात करेंगे। संज्ञान में सामने दिखा मुझे तो इस पर हम लोगों ने चलानी कार्रवाई करी। तो उद्देश्य यही है कि अपने शहर को साफ रखना है और इसके लिए नगर निगम आगे भी इस प्रकार से कठोर कार्रवाई करता रहेगा और हम चालान या जुर्माने के माध्यम से दंड देते रहेंगे। परंतु उद्देश्य दंड देना नहीं है, उद्देश्य अपने शहर को साफ रखना है। देखिए बहुत सरल और साधारण संदेश है कि क्या हम अपने घर में थूकते हैं? तो ये शहर हमारा घर है और इसी भाव से हम अपने इंदौर को देश में नंबर 1 बनाए हुए हैं। पर इसके बावजूद भी कुछ लोग गलती करते हैं तो फिर कठोर कार्रवाई करनी पड़ती है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर सिस्टम में शामिल अधिकारी नेता गड़बड़ कर रहे हैं तो सवाल खूब उठाना चाहिए, लेकिन मैं बार बार ये भी कहता हूं
कि अगर यही अधिकारी और नेता अपने शहर के लिए इतनी चिंतित हों, सोचिए अगर आपके शहर का मेयर और आपके शहर का नगर निगम कमिश्नर ऐसा होगा तो आपका शहर भी देश में सफाई में नंबर 1 बन जाएगा। इसलिए ऐसे मेयर और ऐसे अधिकारी के खुलकर दिल खोलकर तारीफ भी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक काम किया है महापौर पुष्पमित्र भार्गव और निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने। यहां वहां गंदगी फैलाने वालों को ऐसे ही सबक मिलना चाहिए। ये तस्वीरें कह रही हैं कि अगर आपने इंदौर में गंदगी फैलाने की कोशिश की, सड़क पर यहां वहां थूकने की कोशिश की, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसकी भरपाई आपको अपने जेब से भी करनी पड़ेगी और साफ भी करना पड़ेगा। ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप भी सीखें, इधर उधर थूकना बंद करें। शहर इंदौर हो या आपका, सड़क पर गंदगी ना फैलाएं। साफ सफाई सिर्फ सरकार और प्रशासन का ही काम नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जहां रह रहे हैं उसको साफ और सुंदर रखें। खबर काम की थी, अच्छी थी ना, दूसरे शहर को, आपके शहर को, आपको सीख देने वाली थी ना, इसीलिए दिखा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? अगली खबर है धान बेचना है तो तैयार हो जाइए, कल से धान की खरीदी होगी। कहां? मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के लिए कल यानी 14 नवंबर बहुत बड़ा दिन है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी आई है। 25 लाख से ज्यादा किसानों के लिए कल से धान खरीदी का त्योहार शुरू हो रहा है। सरकारी तंत्र धान खरीदी की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि धान खरीदी वो मुद्दा है जिससे राज्य में सरकार बन जाती है, बिगड़ जाती है, यानी पलट जाती है। इसलिए धान खरीदी पर बात करना और सरकार की कितनी तैयारी है ये समझाना आपको जरूरी है। 14 नवंबर से किसान नजदीकी मंडियों में पहुंचकर धान बेच सकते हैं। इसके लिए किसानों को टोकन दिया जाता है। सबसे पहले आप धान मंडी में क्या तैयारी है ये देख लीजिए। हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, इसके बाद विस्तार से बात करेंगे। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार की 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी शुरू होने वाली है। धान की बालियां आ चुकी है, धान पक के तैयार हो चुके हैं और इन धानों की कटाई भी लगातार जारी है। मैदान को गोबर से लिपा पोता गया है, साफ सफाई की गई है। इसके पास तिरपाल बिछाकर, ये आपको दिख रहे होंगे, ये धान है, धान को रखा गया है ताकि धान सूख कर जो उसकी नमी है उसकी नमी दूर खत्म हो जाए। ये जो मैदान है यहीं पर कल से धान खरीदी शुरू होगी। उधर देखिए तैयारियां चल रही है, पूरा साफ सफाई कर दिया गया है मैदान की। उमंग है धान खरीदी का, जैसे हर साल रहता है इस साल भी उमंग है। अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन सुविधा कर दिया है टोकन जो है किसानों के लिए, तो घर बैठे ही हाथ से ही लोग टोकन काट सकते हैं। जो डेट चाहिए उनको टोकन मिल जाएगा। किसान तैयारी कर चुके हैं और धान खरीदी केंद्र के जो प्रबंधक है, जो समितियां है, जो कर्मचारी वो भी तैयार है। चलिए अब आपको धान खरीदी से जुड़ी कुछ जानकारियां विस्तार से बता देता हूं। अपनी स्क्रीन देख लीजिए। देखिए सामने छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीदी होगी। इस साल करीब 25,75,804 किसान धान बेचेंगे, जो पिछले साल के मुकाबले 1 लाख ज्यादा हैं। इन किसानों को धान बेचने के लिए करीब 2,739 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इस साल धान खरीदी के लिए 160 लाख मीट्रिक टन टारगेट रखा गया है। पिछले साल 144,92,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। आपको पता है सिर्फ ढाई महीने में करीब 50,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में आने वाले हैं। 50,000 करोड़। इसलिए खबर दिखाना बहुत जरूरी है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। कितनी? 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। धान की कीमत प्रति क्विंटल कितनी होगी? 3100 रुपया। 3100 रुपये। इसलिए कहते हैं कि धान छत्तीसगढ़ में सोना है, अब वैसे भी धान का कटोरा है। पिछले साल विष्णु सरकार ने किसानों को 44,600 करोड़ रुपए धान खरीदी के लिए दिए थे। इस साल 160 लाख मीट्रिक टन
धान की खरीदी पर 49,600 करोड़ रुपए किसानों को दिए जाएंगे। मतलब पिछले साल से 5,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगले 2.5 महीने में किसानों के खाते में करीब 50,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं। इसलिए ये खबर दिखाना जरूरी है। और जिला स्तर पर प्रशासन की क्या तैयारी है ये भी सुन लीजिए, सुनाइए जरा। शासन के निर्देशानुसार 14 नवंबर से इस विपणन वर्ष की जो धान की खरीदी है वो की जानी है। दुर्ग जिले में 102 उपार्जन केंद्रों से इसकी खरीदी होगी। गत शनिवार को एसीएस मैम ने इसकी समीक्षा भी, संभाग स्तर की समीक्षा बैठक भी करी है। हमारी तैयारियां इसमें पूरी हैं। बारदाने जो 50% नए बारदाने हैं, वो 50% नए बारदाने जो मिलर से और पीडीएस शॉप से आने हैं वो हम सभी जगह पे पहुंचा रहे हैं। पर्याप्त हमारे पास में अवेलेबल है। किसानों का मसला है और प्रशासन को आपको सुना दिया हूं, लेकिन आपके जिले में क्या तैयारी है और कहां क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए मुझे किसानों के हितों की लगातार चिंता करने वाले और किसान से जुड़ी खबर को प्रमुखता से विस्तार न्यूज में दिखाने के लिए मुझे परेशान करने वाले रवि मिरी के पास जाना पड़ेगा। रवि, किसानों के लिए तो ये बहुत बड़ा त्योहार है, कहां क्या तैयारी है जरा ये भी बता दीजिए प्रदेश के लिहाज से। ज्ञानंद जी, जिला स्तर पर हर कलेक्टरों को ये निर्देश दिया गया था कि त्यौहार, किसान को धान खरीदी का जो त्यौहार है उससे पहले पूरी तैयारी कर लीजिए। तो इसीलिए आज ही सभी किसानों को टोकन बांट दिया गया है जो पहले दिन पहुंचे हैं। तो कल 14 नवंबर को सभी किसान जिनको टोकन मिल गया वो जाएंगे धान का मंडी और वहाँ पर अपना धान बेचेंगे। और ये प्रक्रिया अगले 2.5 महीने तक लगातार चलती रहेगी और लोग अपना धान बेचेंगे और पैसा लेंगे। तो ये उनके लिए तो त्यौहार जैसा सीजन रहता है। हमारे घरों में भी धान बेचने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे घर वाले भी कल टोकन लेने जाएंगे, उसके बाद परसों धान बेचने जाएंगे। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के 25 लाख से ज़्यादा किसानों के लिए ये पूरा एक त्यौहार का सीजन रहता है और वो लोग इसी को जीते हैं क्योंकि धान उनके लिए सब कुछ है। इसी धान को बेच करोड़ रवि, 50,000 करोड़ रुपए बड़ी रकम है और इसलिए किसानों को हमने पूरी जानकारी दे दी। लेकिन आप जुड़े रहिएगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर क्या है आपको पता है? बड़ी खबर रायपुर दक्षिण उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। और बड़ी खबर क्या है? उपचुनाव में नहीं दिखा मतदाताओं में उत्साह। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं। पिछले चुनाव से करीब 10% तक घटा है वोट प्रतिशत। सोच लीजिए आप, 6 बजे तक 50.50% वोटिंग हुई है और 51.42% पुरुषों ने मतदान किया है, जबकि 49.62% महिलाओं ने मतदान किया है। फाइनल वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं वो यही है कि 10% तक घटा है वोट प्रतिशत। 6 बजे तक का आंकड़ा है ये 50.50%। रवि, ये तो चिंता का विषय है। मतलब थोड़ा उत्साहित जनता को दिखना चाहिए क्योंकि इतना द्वंद्व हुआ, इतनी नाराजगी आई सामने और 35 साल का जो है एक बार फिर बदलाव करने की उम्मीद थी, बड़ा निर्णय ले सकते थे। और हाँ, होटल में डिस्काउंट दिया गया भाई कि जाओ वोट दो, कम पैसे में खाना लो, लेकिन फिर भी वोटर नहीं निकले। नेताओं ने और जिला प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने, सब ने पूरी ताकत झोंक दी थी क्योंकि रायपुर दक्षिण में पूरे 90 विधानसभा सीटों में रायपुर दक्षिण ही ऐसा एक सीट है जहां पे वोट परसेंट हर बार लगातार गिरते ही जा रहा है और आधे प्रतिशत मतलब 50% लोग ही ने वोट किया है। यहाँ का टोटल जो वोटर है वो है 2,70,000, उसमें से 50% जोड़े तो 1,35,000 के आसपास होता है और 1,35,000 में ही हार जीत का फैसला होने वाला है। मतलब जो भी जिस पार्टी के नेता को 70,000 से ज्यादा वोट मिलेगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो 70,000 वोट का ही खेल है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है और नेताओं को एक धुकधुकी होता है, एक डर सा लगता है कि वोट परसेंट घटा है तो किसके पक्ष में जाएगा। तो ये उनके लिए बहुत तनावपूर्ण और टेंशन भरा ये समय बीतने वाला है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी भी जुड़े हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। पिछले बार 60% था, इस बार 50%। अंतर जो घटा, इतना जो घटा है उसका क्या मतलब है? देखिए, पिछली बार 2023 में 60% था, 2018 में भी 61% था और 2013 में 66%। कुल मिला के आप अगर 3 चुनाव की बात करें तो ये 16% का अंतर आया है। हमने एक पोल किया है ट्विटर पर कि क्या वोट परसेंट कम होने का किस पार्टी को फ़ायदा होगा। हालांकि अभी 1 घंटे पहले ही किया है हमने पोल, तो बहुत कम वोट पड़े हैं, लेकिन उसमें ये आ रहा है कि हमारे जो ट्विटर पर
जो पोल का रिजल्ट आया वो आया है उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। 53% लोगों ने बीजेपी को वोट किया है और 45% लोगों ने कांग्रेस को। यूट्यूब पर जो आया है उसमें कांग्रेस को फ़ायदा बताया जा रहा है। 30 वोट कांग्रेस को मिले हैं, 27 वोट बीजेपी को मिले हैं। और फेसबुक पर भी 58% लोगों ने कहा है कि वोट परसेंट कम होने का फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। ये फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? ये सुनिए रवि और मृगेंद्र भाई, आप लोगों ने गजब कमाल कर दिया। मतलब वोटिंग प्रतिशत आने से पहले ही आप लोगों ने अपना जो है पूरा एक गुणा गणित निकाल लिया और सोशल मीडिया का गजब इस्तेमाल किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो आप दोनों का विश्लेषण मैं सुन रहा था, लेकिन मृगेंद्र भाई से आप कहिएगा रवि भाई कि ये जो वोटिंग करवा रहे हैं ये वोटिंग जारी रखें, सुबह तक बहुत लोग बता देंगे कि कौन जीतने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में जनजातियों का गजब सम्मान हुआ है, गजब सम्मान हुआ है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर से आज जनजाति गौरव दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के अलग अलग रंग देखने को मिले। आपको हर तस्वीर दिखा देता हूं, देख लीजिए। तस्वीर देखिए, 4 अलग अलग तस्वीर दिखाई दे रही है आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आदिवासी संस्कृति की है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए आज। खुद सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इन कार्यक्रमों में झूमते दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर मंच की है, जहां युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने एक आइकन के रूप में काम किया है। तीसरी तस्वीर 7 किलोमीटर के पदयात्रा की है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चौथी तस्वीर आदिवासी समाज के प्रमुख हथियार तीर कमान की है। कैबिनेट मंत्रियों ने भी तीर कमान पर अपना हाथ आजमाया है आज। आगे सब बताऊंगा, लेकिन जब इतनी सारी तस्वीर है तो सबको मिलाकर एक रिपोर्ट बनाई गई। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आज जनजातीय गौरव दिवस का भव्य समारोह रखा गया है और ये कार्यक्रम देखिए जशपुर में हो रहा है। आज पूरा हमारा छत्तीसगढ़ जो है ऋषभ भगवान को आज याद कर रहे हैं। हम सभी उसी परिक्रमा में हैं। बहुत आनंद का दिन है आज। जो काम बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के लिए बचाने के लिए किया, अन्याय अत्याचार के खिलाफ किया, आज के नौजवानों के लिए ये प्रेरणा का विषय है। पूरा देखिए आज जशपुर जो है आज रंगमय हो गया है। पूरे जशपुर जो है आज एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो बात उठाए थे उस पे आज ये पद यात्रा की जा रही है। यहाँ पर अलग अलग जो कलाकार हैं, जो आदिवासी संस्कृति के कलाकार हैं, वो यहाँ पर आपको गाना बजाते हुए नजर आ रहे हैं। धुसका, चिपरी रोटी, शकर कांदा, आरू कांदा, गैठ कांदा, कोहरी, मक्का कोहरी, ये तमाम देखिए वो व्यंजन हैं जो आदिवासियों की परंपरा में आती है। इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासियों की संस्कृति को संवारने और सजाने की अनोखी पहल दिखाई दी। ये कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया गया है। देश के विकास में आदिवासियों का जो योगदान रहा है, इस कार्यक्रम के जरिए उस योगदान का सम्मान हो रहा है। इस दौरान आदिवासियों के कई पारंपरिक लोक नृत्य का आयोजन किया गया। वॉलंटियर्स ने लोगों को आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी समझाया है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम की झलक भी देखने को मिली। पदयात्रा की शुरुआत में सीएम विष्णुदेव साय ने पौधा लगाया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने
जसपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। क्या कहा है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने और सीएम विष्णुदेव साय ने, एक बार सुन लीजिए। इस क्षेत्र में एक अच्छा स्पोर्ट्स का स्टेडियम बनेगा, भारत सरकार की सहायता से बनेगा, ताकि इस क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में जिस युवाओं में खेलने की स्किल है उसको उजागर करके विकसित भारत में हमें 1 से 5 क्रम में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में हमारी उपस्थिति दर्ज करानी है। जब संस्कृति पर हमला हुआ है, जनजातीय समाज ने इसका तीव्र प्रतिकार किया है। जनजातीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करने वाली संस्कृति है। यह संस्कृति सौहार्दता की संस्कृति है। यह संस्कृति परस्परता की संस्कृति है। इसलिए हमारी जनजातीय संस्कृति सनातन संस्कृति का मूल है, उसका उद्गम है। बधाई हो भाई, जसपुर के लोगों को स्टेडियम बनने की बहुत बहुत बधाई हो। सीएम विष्णुदेव साय खुद आदिवासी समाज से आते हैं, ऐसे में इस कार्यक्रम का महत्व बहुत बड़ा है। 14 और 15 नवंबर को यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर में भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अलग अलग तस्वीरें आपने देख ली। सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है ये भी सुन लिया है। आगे बढ़ना चाहिए मुझे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे अपने सहयोगी से बात करना चाहिए। रवि मेरी समानता का अधिकार का बात करने वाले, संविधान के एक एक बिंदु को पढ़कर अपने जीवन में अनुसरण करने वाले, आज जो ये हुआ ये देखकर आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कुछ अलग हो रहा है? क्योंकि आपके शब्दों से मैं ये इसलिए सुनना चाहता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के लोग आपको देखना, सुनना और आपकी राय पसंद करते हैं। रवि, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को एक सम्मान मिला है। आदिवासियों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया। आदिवासी वहां पर पहुंचे थे, 1-2 आदिवासी नहीं, हजारों आदिवासी पहुंचे थे। 7 किलोमीटर तक पदयात्रा किए हैं और उनका सम्मान करना छत्तीसगढ़ के लिए। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं और जिस जिला में कार्यक्रम हुआ है वो मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला है और जो बेल्ट पड़ता है सरगुजा संभाग वो आदिवासियों का बेल्ट है। तो वहाँ के लोगों के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए एक सम्मान है और उनको एक खुशी महसूस हो रही है, जैसे मुझे खुशी महसूस हो रही है कि हम आदिवासियों के लिए भी सरकार सुन रही है और हमारे लिए भी सरकार काम कर रही है, हमारा भी सम्मान किया जा रहा है। तो एक खुशी का और एक गर्व का महसूस कराने वाला एक कार्यक्रम रहा है। ज्ञानंद जी, एक जो आप कह रहे हैं ना कि गर्व का पल रहा है, उसकी अनुभूति कराने वाला रहा, निसंदेह। इसीलिए मैंने कहा कि विस्तार से आपको भी सुन लेना चाहिए, तस्वीरों को भी दिखा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। लेकिन आप टाइम हो गया है और आज बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए एक आप वो देख लीजिए, नंबर देख लीजिए, बस ये नंबर देखिए 8282824982। इसमें आप अपनी समस्या भेज दीजिए। आप जो भेज रहे हैं हम 1 दिन 2 दिन और जितनी जल्दी हो सकता है हम स्क्रीन पर उसको दिखाते हैं। और अगर आप खबर नहीं देख पाए, मान लीजिए कहीं फंसे हैं, आपको लगा कि सीधे मुद्दे की बात मिस कर गए, तो आप सोशल मीडिया पर जाइए और वहाँ एक्स पर जाइए, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम में। वहाँ अगर आप खबर देख पा रहे हैं तब भी आप अपने मुद्दे 8282824982 पर भेज सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ।